स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमें उसके बारे में भी समझना है, ठीक है। क्योंकि एक बात देखो, ये जो सेल है, इसी सेल से बेटा जब ग्रुप ऑफ सेल मिलता है तो टिश्यू बनेगा, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। एक हायरार्की है कि कैसे छोटी छोटी चीजों से जुड़ करके हमारी बड़ी चीजें बन रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का एक प्यारा सा चैप्टर, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा ये 9th क्लास का बायो का पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे जो हमारे दिमाग में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी जो है वो काम करती है, कैसे वो एक माइक्रो लेवल पे जा करके काम करती है, ठीक है। और इसमें हम लोग वो छोटे छोटे और प्यारे प्यारे एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे जिस पे हमारी बॉडी काम करती है, ठीक है। क्यों हमें सेल के बारे में पढ़ना है, चाहे वो कोई भी हो। साइंस का बेसिक जो पार्ट है वो सेल से ही स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स की बात करेंगे उसमें भी सेल है, केमिस्ट्री में बात करेंगे तो उसमें भी सेल है, और बायो की बात करेंगे जो कि एक साइंस की ब्रांच है उसमें भी सेल है। बायोलॉजी जहां से स्टार्ट हो रही है वो क्या है, सेल है। क्योंकि सबसे पहले जो चीज एग्जिस्टेंस में आई थी बेटा वो थी सेल, ठीक है। जब सेल बना फिर उससे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते हुए, चेंजेस करते हुए, इवोल्यूशन करते हुए, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, उससे फिर धीरे धीरे हमारा जो है और चीजें बनी, ठीक। अब हम लोग उन्हीं को एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर बेटा, जो कि हमारा टॉपिक है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? चलो भाई देखा जाए। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन दिमाग में आता है दैट इज व्हाट इज सेल, कि सेल क्या है, ठीक है। तो सेल जो है इट इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमें उसके बारे में भी समझना है, ठीक है। क्योंकि एक बात देखो, ये जो सेल है, इसी सेल से बेटा जब ग्रुप ऑफ सेल मिलता है तो टिश्यू बनेगा, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। एक हायरार्की है कि कैसे छोटी छोटी चीजों से जुड़ करके हमारी बड़ी चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है इसको, स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, तो बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वो सारे फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल है जिसके लिए पूरा पूरा एक सिस्टम लगता है, जिसके लिए पूरा पूरा एक मैकेनिज्म है। वो सारे काम बेटा हमारा सेल अकेले भी कर सकता है। अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन में आपने देखा होगा ये सारी चीजें होती हैं, जनरली ये सारी चीजें चल रही होती हैं। पहला रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन चल ही रहा होगा। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस ये चल ही रही होंगी। फिर डाइजेशन चल ही रहा है, ठीक है। डाइजेशन चलेगा ही चलेगा क्योंकि भाई खाना खाओगे डाइजेशन होगा। अब खाना खाने के बाद डाइजेशन होगा तो साथ में एक्सक्रीशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा हमारा सेल अकेले कर सकता है, ये सारी चीजें हमारा सेल अकेले कर सकता है। क्लियर है? इसके लिए इसको किसी अदर चीजों की जरूरत नहीं है, ये सारा काम हमारा सेल अकेले भी कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर आप एक बात देखें तो आपको समझ में आएगा, अगर ये दीवार है
तो एक दीवार को बनाने के लिए बेटा क्या लगता है, उसमें ईंटें लगी होती हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, ईंटें, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर कोई दीवार, सपोज ये दीवार ही है, तो इस दीवार में जो है ईंटें लगे होंगे, और वो जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो बना हुआ है। क्लियर है? तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बिकॉज ए सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन अलोन दैट इज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म। वो सारे फंक्शन अकेले कर लेगी बेटा जो फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म करता है। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीफ हिस्ट्री है सेल के बारे में, देख लो। तो उसमें पहला आ रहा है कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक जगह और है साइंस में, कहां पे है? हुक्स लॉ में, यस, फिजिक्स में। तो वहां पे भी रॉबर्ट हुक है और यहां पे भी रॉबर्ट हुक है। ये वही रॉबर्ट हुक है जो फिजिक्स वाले हैं, लेकिन इन्होंने बायो में सेल की डिस्कवरी भी की है। और इसको इन्होंने जिस सन में किया है वो सन है 1635 टू 1703 के बीच में किया था। और इसके लिए इन्होंने जिस चीज का यूज किया था वो था बार्क ऑफ द ट्री। जो पेड़ होते हैं ना बेटा, ट्रीज, उनके ऊपर एक छाल होती है, छाल, है ना। तो उन्होंने उसका जो है कॉर्क निकाल करके उसकी पतली सी स्लाइड बनाई थी और उसको देखा था। तो उनको जो है, उनको इस टाइप से स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे उस स्लाइड के अंदर, इस टाइप से हनीकोम्ब मेज जैसे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे, जिसको उन्होंने बोला था सेल्यूला। कुछ किताबें इनको सेला भी मेंशन करती हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने देखा था टाइनी कंपार्टमेंट लाइक हनीकॉम्ब मेज जैसे, ठीक। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? तो सेला नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद 1674 में बेटा एंटोन वॉन लेवॉनहुक, एंटोन वॉन लेवॉनहुक, जिन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग प्रोटोजोआ, याद रखिएगा बेटा, फ्री लिविंग प्रोटोजोआ को देखा था फ्रॉम द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने फ्री लिविंग प्रोटोजोआ देखा था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेट आ रही है, दैट इज 1831। इसमें रॉबर्ट ब्राउन सर ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था फ्रॉम द पस सेल। पस सेल से इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर बेटा ठीक 8 साल बाद 1839 में एक साइंटिस्ट आए, पुरकिंजी, जिन्होंने टर्म कॉइन किया था प्रोटोप्लाज्म, जिन्होंने टर्म कॉइन किया था प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद सेम ईयर में सैल्डेन और थ्रीडोर सचवान, ठीक है, माथियस सैल्डेन एंड थ्रीडोर सचवान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इन सब का एक एक करके हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हुए चलेंगे, लेकिन इन डेट्स का और इन पॉइंट्स का बेटा विशेष ध्यान रखिएगा। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इतना क्लियर है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज, ये भाई हमारे एंटोन वॉन लेवॉनहुक हैं और ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब हैं, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की और इन्होंने फ्री लिविंग प्रोटोजोआ को इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से देखा था। दिख रहे? ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन द वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म प्रीवियसली ऑन द सेल। जो सेल को लेकर के जो पहले ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए जा चुके हैं, उनके बेस पे जो कंक्लूजन निकाला गया वो ये कि सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शन अलोन। सेल जो है वो सारे फंक्शन को अकेले करने के लिए कैपेबल है। भैया ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक, समझ में आती है बात। दूसरा, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। बेटा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होने का मतलब होता है कि सेल जो है बेटा बहुत छोटी होती है। सेल कैसी होती है बेटा? बहुत छोटी होती है।
इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। दूसरा, इट कंसिस्ट अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसमें एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। अगला, इट इज सराउंडेड बाई बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होगी। और साथ में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी देखे गए जैसे बैक्टीरिया और फंजाई और प्लांट, जिनमें की सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो थी ही थी, साथ में बेटा सेल वॉल भी थी। तो वो कौन थे? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन रहा है, बचपन से हम लोगों को पूछा जा रहा है और हमेशा, क्या कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? तो भाई दिमाग लगाओ, पहले मुर्गी आई कि अंडा? तो इसका भाई एक छोटा सा आंसर है, अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ये, क्या कि सेल इज फंडामेंटल यूनिट। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका मतलब पहले कौन आया? पहले भाई हमारा अंडा आया। कौन आया? अंडा आया। उसके बाद कौन आया? मुर्गी आई। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया सेल जब ढेर सारे इकट्ठा होंगे तो उनसे क्या बनेगा? टिश्यू ढेर सारे इकट्ठा होंगे तो ऑर्गन ढेर सारे इकट्ठा होंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम अगर ढेर सारे होंगे और कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करेंगे तो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? तो मुर्गी क्या है? एक तरीके की ऑर्गेनिज्म ही तो है, एक तरीके की ऑर्गेनिज्म ही तो है। इसमें क्या है? सिस्टम्स हैं, और वो सिस्टम्स है ना, तो सिस्टम भी किससे बने हुए हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से। तो अल्टीमेटली ये मुर्गी कहां से आई? सेल से आई, ठीक है। और अब फिर आप कहेंगे तो फिर ये सेल कहां से आया? तो इसमें बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का काम होगा, ठीक है। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। लेकिन फिलहाल अभी आपका आंसर क्या है कि पहले कौन आया? अंडा आया। आगे बढ़िए, सेल थ्योरी, सेल्यूला ए सेल्यूली, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहा है, इसको आपको याद रखना है। सेल्यूला ए सेल्यूले, थ्रेडोर, सचवान और साल्डेन, ठीक है। साल्डेन एंड सचवान साहब ने दिया था, और इनका क्या था? तो इन्होंने कहा कि द एवर फ्रेज सिंपली मीन्स, ये जो फ्रेज बेटा ऊपर दिया हुआ है ना, इसका सीधा सा मतलब है ऑल द सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आज आपको जो सेल दिखाई दे रही है वो अपने पहले के सेल से बनी हुई है। मतलब आज जो सेल आपको है वो पहले किसी ना किसी सेल का इवॉल्व फॉर्म है, वो सेल पहले रही होगी, ठीक है। दूसरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के। अगला, ऑल द सेल हैव द डीएनए विच दे कैन ट्रांसफर एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इनके पास बेटा डीएनए होता है जो इस टाइप से होगा, ये क्लियर है बेटा? इस टाइप से डीएनए होगा, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि कैसा ऑर्गेनिज्म बनना है, किसका है, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कौन सा मेटाबॉलिज्म चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कैसा कलर होगा, कैसा एडेप्टेशन होगा, क्या इवोल्यूशन होगा, क्या वेरिएशंस होंगे, सारा इंफॉर्मेशन किसमें कोड है? तो डीएनए में, ठीक है। तो कहला क्या था कि ऑल सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम सेल। तीसरा, डीएनए होता है जिसके थ्रू वो अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये है वायरस, नाम तो सुना ही होगा, कि हम भी दें इंट्रोडक्शन,
है ना। तो इसके साथ बेटा एक दिक्कत है कि ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, डिवाइड भी करता है, ठीक है, सब कुछ करता है, लेकिन सेल नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सब कुछ है लेकिन सेल नहीं है। इसको बोलते हैं ए सेल्यूलर। ये है ए सेल्यूलर, ये सेल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वायरस को बेटा, वायरस को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने डिवीजन के लिए, अपने रेप्लिकेशन के लिए एक चीज की जरूरत होती है, दैट इज होस्ट। उसको एक होस्ट चाहिए जिसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म वो हाईजैक करता है और अपने मतलब का काम करवाता है, जिसे बोलते हैं एक नंबर का ये आतंकवादी टाइप का आदमी है। पहले तो आपकी बॉडी में घुसेगा, फिर आपका ही सारा खाना खाएगा, आपकी मशीनरी को यूज करेगा, आपका ही सब कुछ लेगा और आपको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये है भाई साहब वायरस। मतलब जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है, ठीक है। ए सेलुलर एंटाइटी है। अगला एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है बेटा, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है। क्यों है? देखो, वायरस आर द बेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी बिकॉज दे आर ए सेल्यूलर एंटाइटी। बात आ गई बेटा, ये कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर एंटाइटी। दे आर नॉट मेड फ्रॉम सेल, ये सेल के नहीं बने होते हैं। दे आर नॉट लिविंग, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर प्रोसेस। ये अपनी लिविंग प्रोसेसेस के लिए या अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए या अपने अदर फंक्शंस के लिए दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज द होस्ट सेल। यस, होस्ट सेल। और ये जो है बैक्टीरिया आर ऑल्सो द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी बिकॉज दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बैक्टीरियाज में है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, इसलिए कुछ बैक्टीरियाज में है जो कि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। ये देखिए, ये है वायरस, ये भी है वायरस। क्लियर है? अगला बेसिक टाइप्स ऑफ सेल। बेसिक टाइप्स ऑफ सेल, मेजरली द सेल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड on this, that is eukaryotic and prokaryotic, ठीक है। और अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन है? दैट इज फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन है? Yes, bacteria based upon the nucleus. न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है उनके अंदर, तो उसके बेसिस से बेटा इनको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कर देते हैं। और नंबर के बेस में बेटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर में फंजाई है, एनिमल है, प्लांट है, और बैक्टीरिया में क्लाइमेडोमोनास, इग्योलेना और पैरामीशियम यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज, ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ये बेटा आपका एनिमल सेल है, ये बेसोफिल्स है, ये डेंड्राइटिक सेल्स है, ये न्यूरॉन है, ये फैगोसाइटिक सेल है, ये मास ऑफ सेल है, ये स्पर्म है, ये स्ट्राइएटेड मसल है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है, ये भी एक नॉर्मल सा एक्स सेल टाइप में, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के सेल, डिफरेंट शेप में सेल्स ये आपको देखने को यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। अगला यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर का क्या होता है? मैनी सेल्स। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है
और यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बेटा यहाँ पे ट्रू और प्रिमिटिव, और इसका मतलब है क्या, सिर्फ बेटा यहाँ पे इतना मतलब है कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, जो यहाँ पे यूकैरियोटिक्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बना होता है। लेकिन यहां पर ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक के केस में। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में एक पर्टिकुलर रीजन में सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वहां पे प्रॉपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जिससे वो सेपरेट करें, ऐसी कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है कि जो उसको सेपरेट करे, ये इसी में डिस्पर्स फॉर्म में पड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से, ये ऐसे 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 करके जेनेटिक मटेरियल यहाँ कोने में पड़ा रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, उसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से वो सेपरेटेड होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस देख लें बेटा। तो यहाँ पे फीचर, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पहला फीचर आ रहा है साइज के बेसिस पे। तो बेटा ये 1 से 10 माइक्रोमीटर बड़े हो सकते हैं और ये 110 से 100 माइक्रोमीटर। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस होता है। क्रोमोसोम यहाँ पे कैसा होगा, तो सिंगल होगा, सर्कुलर होगा। यहाँ पे कैसा होगा, मोर देन वन। न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। जब बेटा न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस का सेकेंडरी पार्ट यहाँ पे कैसे होगा, सीधी बात है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसलिए न्यूक्लियोलस भी होगा। अगला बोल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ बढ़िया बढ़िया आपको प्यारे प्यारे सेल दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा एनिमल सेल है, और ये हमारा बैक्टीरिया है। ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बेटा हमारा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, और एनिमल हमारा एग्जाम्पल है बेटा यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेटा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। वीवीआईपी क्वेश्चन, वीवीआईपी क्वेश्चन है बेटा, कर लीजिए, पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है। यूनिसेलुलर में दे हैव सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर में मोर देन वन सेल, ऑल एक्टिविटी डन बाय द सिंगल सेल। सिंगल सेल कैन डन सिंगल वर्क, मल्टीसेलुलर में हर सेल अलग काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सेल का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करना, ऑक्सीजन को और गैसेस का एक्सचेंज करना। लेकिन हमारा ब्लड सेल मसल्स तो नहीं बना सकता ना, और जो मसल सेल्स है उनका काम क्या है, बोन्स को मूवमेंट देना, स्ट्रेंथ करना, बॉडी को पावर देना, ये सब काम है ना। उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर न्यूरॉन सेल्स है, तो उनका काम केवल सिग्नल ट्रांसडक्शन का है और तो कुछ नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल सेल सिंगल टाइप का वर्क करती है। यहाँ पे लेबर डिवीजन नहीं होता, और यहाँ पे बेटा लेबर डिवीजन प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन कंज्यूम कंप्लीट सेल, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा सेल ही कंज्यूम हो जाता है। रिप्रोडक्शन डन बाय द स्पेशल सेल, आपको पता होगा बेटा ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, और यहाँ पे जो सेल इन्वॉल्व होती है दैट इज एग एंड स्पर्म। यस, वेरी गुड बेटा, एग एंड स्पर्म। और प्रोकैरियोटिक वाले में जो कि बैक्टीरियाज में चलता है, या अमीबा भी ले सकते हैं, वो भी यूनिसेलुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वहां पे आपने देखा होगा ये हमारा अमीबा की सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आगे जा करके दो अमीबा में बदल जाता है। ये पूरा प्रिमिटिव वाला जो पहले वाला अमीबा है वो इन दो अमीबा में डिवाइड हो गया। स्टार्टिंग वाली पूरी सेल क्या हो गई, कंज्यूम हो गई, है ना। तो वो चीजें हैं।
अगला पढ़िए, ये बेटा मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है और ये अमीबा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। बेटा ये जो फोटो देख रहे हैं ये मैंने पर्सनली अपने माइक्रोस्कोप से निकाली है, ठीक है। ये अमीबा है, इसको मैंने कैप्चर किया था वाटर से, वहां से निकाल करके मैंने इसकी स्लाइड प्रिपरेशन की और ये बनाया, ठीक है। और ये भैया मेरा नहीं है, ये टाइगर है भाई, ठीक है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है। ये कैसा है, ये तो एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर का और ये एग्जाम्पल है बेटा किसका, यूनिसेलुलर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस इट इज लार्ज इन साइज, न्यूक्लियोइड इट इज स्मॉल इन साइज। दूसरा, कवर्ड बाय डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, नो डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियोलस इज absent, ठीक है। इट कैन हैव मोर देन वन डीएनए मॉलिक्यूल और इट हैव ओनली वन डीएनए मॉलिक्यूल। दे हैव हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दे डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोइड का मतलब है, ये अभी मैंने बताया, ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है, इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक रीजन पे कंसंट्रेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है ये हमारा एनिमल सेल है, इसके अंदर प्रॉपर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है। प्रॉपर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियोइड क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया में पाया जाता है और एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड होता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ठीक, बोल रहा है सेल एंड देयर शेप, सेल एंड देयर शेप। बोल रहा है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर राउंड इन शेप। मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसी मिलेंगी, राउंड मिलती है। लेकिन उसके बाद भी शेप एंड साइज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। बट सम ऑफ देम हैव इररेगुलर शेप, लेकिन उसमें से कुछ के जो है इररेगुलर शेप हो सकते हैं, ठीक है। द शेप्स मे बी वेरिएबल एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जो बेटा सेल का शेप है वो वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे हमारी बॉडी में एक सेल है फैगोसाइटिक सेल, जैसे नेचुरल किलर सेल का एग्जांपल अगर ले लें तो उसमें आएगा, वो सेल इस टाइप की होती है, अमेबॉइड टाइप की। ये सपोज कोई बैक्टीरिया आ गया तो ये सेल इसके पास जाती है और इसको कैप्चर करेगी। तो ये देखो बेटा, इसने बैक्टीरिया को कैप्चर करने के लिए इस अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, ठीक है। तो जैसा जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग बेटा सेल का शेप और चीजें वेरी करती रहती हैं। क्लियर? ओके, तो यहां पे शेप्स है और यहां पे उनका एग्जांपल है पॉलीहाइड्रल, ये वाई है पॉलीहाइड्रल। पॉलीहाइड्रल का मतलब जिनका बहुत सारा शेप हो सकता है, ऐसा, जिनमें बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट का एग्जांपल आगे बनाया था ना हम लोगों ने, पिक्चर में देखा था, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। स्फेरिकल शेप में होगा तो बेटा एग सेल है। स्पिंडल शेप की बात करें तो स्मूथ मसल फाइबर, एलोंगेटेड की बात करें तो नर्व सेल, और डिस्कॉइडल की बात करें तो आरबीसी सेल। क्योंकि ये देखो बेटा आरबीसी सेल बाई कॉन्केव शेप में इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर। क्लियर है? ओके, नाउ सम फैक्ट अबाउट सेल्स, ठीक है। तो फैक्ट अबाउट सेल्स में देख लो, द सेल साइज रेंजेस फ्रॉम सेवरल माइक्रोमीटर टू सर्टेन सेंटीमीटर। सेल का जो शेप है वो सेवरल माइक्रोमीटर से, ठीक है, सेवरल सेंटीमीटर तक मिल सकता है।
स्मॉल सेल में बैक्टीरिया है, वैसे उससे भी स्मॉल आते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वायरसेस भी आते हैं, लेकिन अभी स्मॉल सेल में बैक्टीरिया, ठीक। यहां पे बिग सेल इज द ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, बिग सेल का एग्जांपल क्या है, तो ऑस्ट्रिच का एग। इन द प्लांट द लार्जेस्ट सेल इज ओव्यूल ऑफ साइकस, साइकस प्लांट का बेटा ओव्यूल जो है वो लार्जेस्ट प्लांट सेल का एग्जांपल है, ठीक है। सिंगल मराइन एल्गा कॉल्ड एसिटाबुलेरिया इज हैव लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सिंगल मैराइन एल्गी है, उसकी लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक। और फाइबर सेल की बात करें तो स्केलेरन काइमा सेल जो प्लांट में पाया जाता है और मेलेनिया हम इज ओवर 100 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक। तो प्लांट में स्केलेरन काइमा और ये किसमें, मेलेनिया हम्प में, जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर में हो सकती है। उसके बाद अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस इज द लार्जेस्ट अमंग द यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर सेल्स, साइज रेंजेस फ्रॉम 60 माइक्रोमीटर। यूनिसेलुलर्स में अमीबा प्रोटियस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा प्रोटियस जो है वो लार्जेस्ट है और इसका साइज कितना है, तो 60 माइक्रोमीटर है, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलिस्पिक्टम, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पिक्टम, ठीक है। इसका साइज जो है ये 0.1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ फैक्ट्स हैं सेल के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। तो बेटा ये मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अभी हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजों को कवर किया है कि व्हाट इज सेल, ठीक, सेल के टाइप्स दैट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बेस्ड ऑन द नंबर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उसके बाद बैक्टीरिया सेल और यूकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो उनका न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड है उसके बेस में एक बेसिक डिफरेंस को देख लिया है और सेल के डिफरेंट शेप एंड साइज के बारे में देखा, कुछ डिस्कवरीज के बारे में जाना और इन डिस्कवरीज से क्या कंक्लूजन्स निकाले गए उनके बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना है, समझा है, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बेटा।